कैन सी द ऑब्जेक्ट्स व्हेन वी स्विच ऑन द लाइट। जब हम लाइट को ऑन कर देते हैं, बहुत ही सिंपल वे है कि हमको कलर्स दिख रहे हैं, हमको चीजें दिख रही हैं व्हेन वी स्विच ऑन द लाइट। लेकिन जैसे ही हम लाइट को स्विच ऑफ करते हैं, इट विल नॉट शो एनीथिंग एंड इट विल शो ओनली द डार्क, जिसमें हमको कुछ भी नहीं दिख रहा होता है। व्हेन वी स्विच ऑन द लाइट, देन तब हमें सारी चीजें कमरे में दिखने लगती हैं, है ना। हमें कंप्यूटर दिख रहा है, हमें वॉल्स दिख रही हैं। चलिए लाइट की डेफिनेशन देख लेते हैं, जो आपको एग्जाम्स में लिखनी है अगर आ जाती है। व्हाट डू यू मीन बाय लाइट? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ विजन। क्या होता है? ये एक एनर्जी की फॉर्म है जिसकी वजह से हम चीजें देख सकते हैं। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, ये रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन क्या है? ये भी लाइट से रिलेटेड है। कभी भी जब स्ट्रेट लाइन में हमें दिखती है लाइट, दैट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, जो कि रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन का एग्जाम्पल है। नाउ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? आप जब भी आईने के सामने जाते हैं, आप जब भी मिरर के सामने जाते हैं, तो हमेशा मिरर में आपका रिफ्लेक्शन दिखता है। क्लियर? रिफ्लेक्शन के लिए एक साइड ऑपेक सरफेस बनाना जरूरी होगा। और ऑपेक सरफेस क्या होती है? जो मिरर के पीछे की पॉलिश सरफेस होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑपेक सरफेस बोलते हैं। और इसे डैशेस लाइन से डिनोट करते हैं। तो ध्यान रखिए, जो प्लेन मिरर के पीछे पॉलिश्ड सरफेस होती है, वो क्या होती है? ऑपेक सरफेस होती है, जैसा कि हमने पिक्चर में दिखाया है। कोई भी अगर आपकी रिफ्लेक्शन वाली सरफेस है, तो उस पर पॉलिश जरूर होगी एक साइड। दिस इज कॉल्ड ऑपेक सरफेस। देयर इज द इंसिडेंट रे। तो एक इंसिडेंट रे हम एज्यूम कर ले रहे हैं, जो कि मिरर पे पड़ रही है, और ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होके रिफ्लेक्टेड रे में चेंज हो जाएगी, या हम उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। तो यहां पर हमारी PQ क्या चीज है? ये PQ हमारी इंसिडेंट रे है, और QR हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। और ये ऑपेक्यू सरफेस जो येलो कलर से आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड मिरर। तो इंसिडेंट रे आपकी हो गई, रिफ्लेक्टेड रे हो गई। देन देयर इज ऑल्सो ए नॉर्मल, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे जो कि ऑपेक्यू सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। और जब हम चेक करेंगे कि एक एंगल बन रहा है इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी तरीके से हमारा एक एंगल बनेगा रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम I से डिनोट करते हैं, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को R से डिनोट करेंगे। ये I और R हमेशा इक्वल होते हैं, ध्यान रखिए। कभी भी हमारा जो है मिरर पे इमेज बन रही है, तो वहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो भी रेज हमारे से जाके टकरा रही है मिरर पे, लौट के आ रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट रे जो नॉर्मल से मेजर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड I। एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, ठीक, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसे हम R से डिनोट करते हैं। तो ये दोनों ही दोनों इक्वल होते हैं। क्लियर? ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इन सारी चीजों को हम कंबाइन कर देंगे, और जब कंबाइन करके हम इसको लिखेंगे, तो ये कहलाएगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए कितना इजी है। तो द एंगल ऑफ द इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मैंने अभी आपको बताया ये दोनों एंगल इक्वल है, और इसको हम कैसे लिखेंगे? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा लॉ क्या है? द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल टू द मिरर at the point of incidence and the reflected ray all lie in the same plane। ये सारे के सारे क्या चीज? आपकी जो इंसिडेंट रे है, आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे है, आपका जो है नॉर्मल जो है, ये सारे के सारे एक ही प्लेन पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और एक चीज यहाँ पर और पॉइंट देख लीजिए ध्यान से, ये सारे के सारे एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं। इंसिडेंट रे आ रही है इसी पॉइंट पे जहां से नॉर्मल आपने ड्रॉ किया है, और वो ऑपेक्यू सरफेस को कट कर रहा है, उसी पॉइंट से वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, और वहीं पर आपका नॉर्मल भी है, इंसिडेंट रे भी आके मिल रही है, और रिफ्लेक्टेड रे भी है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ये सारे के सारे एक ही प्लेन पे हैं। एक प्लेन का मतलब क्या होता है?
एक अगर आप पेपर को जो है रख लेंगे ऐसे करके, तो वो एक प्लेन कहलाएगा, क्योंकि उसमें हाइट तो होती नहीं है। दिस इज कॉल्ड ए सिंगल प्लेन। तो ये सारी चीजें एक ही प्लेन पे, क्योंकि आप पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं उस चीज को। क्लियर होगी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। मेकिंग ऑफ ए प्लेन मिरर। कैसे बनता है प्लेन मिरर बता देते हैं। अभी मैंने आपको समझाया था, फिर से रिपीट कर देते हैं। प्लेन मिरर बनाने के लिए आपको एक सरफेस चाहिए सिल्वर, ठीक। उसके पीछे आप क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे। व्हेन वी पॉलिश इट, इट विल रिफ्लेक्ट द ऑब्जेक्ट्स। तो ये क्या करेगी, ऑब्जेक्ट्स को रिफ्लेक्ट करेगी, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगी। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनने के बाद आप इसको मिरर बोल सकते हैं। तो उधर वाली सरफेस को ऑपेक्स सरफेस बोलेंगे जिधर हमने पॉलिश की है, और इधर वाली सरफेस को हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलेंगे। चलिए, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। भाई टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? अभी तो आपने रिफ्लेक्शन देख लिया कि क्या होता है रिफ्लेक्शन। तो एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो पहले हम रेगुलर रिफ्लेक्शन को पढ़ लेते हैं। जब आप अपने आप को एक मिरर के सामने देखते हैं तो आपकी एक बहुत ही बढ़िया सी पिक्चर निकल के आती है और आपको बड़ा अच्छा लगता है देखने में अपने आप को। डेट इज कॉल्ड स्मूथ मिरर। यहाँ पर आपका जो रिफ्लेक्शन है वो रेगुलर हो रहा है। रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? तो रिफ्लेक्शन थ्रू स्मूथ सरफेस, फॉर एग्जाम्पल रिफ्लेक्शन थ्रू द प्लेन ग्लास, स्टिल, वाटर एक्सेट्रा इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। यहां पर क्या होता है, जितने भी आपके नॉर्मल आप अगर ड्रॉ करोगे, यहां से हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, यहां पर नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, यहां पर नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, तो ये मैंने आपको बता ही रखा है कि I इक्वल टू आर होता है। I इक्वल टू आर होगा। बट यहां पर क्या होगा, जितने भी I हैं, बहुत सारे आपकी इंसिडेंट रेज हैं, बहुत सारी आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, बहुत सारे आपके एंगल ऑफ इंसिडेंस होंगे, बहुत सारे आपके एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होंगे। तो आपको ये तो पता ही है कि हर एक I के लिए उसके बराबर वाला R इक्वल होगा। बट यहां पर जितने I हैं वो सारे के सारे I भी इक्वल होंगे। और जब I R के इक्वल है तो वो सारे के सारे R भी इक्वल होंगे ड्यू टू द स्मूथ मिरर। यहाँ पर स्मूथ मिरर है तो सब इक्वल बनेंगे। क्लियर? नहीं है इर्रेगुलर। आइए इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन देख लेते हैं। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या है, रफ सरफेस है। रफ सरफेस का मींस कहीं पर सरफेस स्मूथ नहीं है, कहीं पर ऊपर नीचे है, कहीं पर कैसी है। तो यहाँ पर आपका जो रिफ्लेक्शन होगा वो इर्रेगुलर होगा। आप देख रहे हैं कि इंसिडेंट रे ये आ रही है और रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रही है। यहाँ पर इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, रिफ्लेक्ट ऐसे हो जा रही है। तो ध्यान आपको क्या रखना है भाई, ऐसा नहीं है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन है तो आपके I इज इक्वल टू आर नहीं होगा। बिल्कुल गलत। आपका I इक्वल टू आर तो यहां भी होगा, क्योंकि ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। जब आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो आपकी वैल्यू I इज इक्वल टू आर आ जाएगी। बट किंतु मगर ये वाला जो आपका इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो यहां पर जो आपका एंगल बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ये I इज इक्वल टू आर होगा। बिल्कुल ठीक है। बट ये जो I है ये इससे छोटा दिख रहा है। ये I कैसा है, बड़ा है, और ये I की वैल्यू कम लग रही है। तो यहां इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा, I की सारी वैल्यू सेम नहीं होती हैं, बट I इज इक्वल टू आर तो होता है। यहां पर I की सारी वैल्यू सेम होती हैं और यहां पर I की वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट रहेंगी, लेकिन हर I की वैल्यू के लिए R की वैल्यू सेम होगी। तो आई थिंक आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन समझ में आ गया होगा। रिफ्लेक्शन थ्रू रफ सरफेस, एग्जाम्पल रिफ्लेक्शन थ्रू कॉन्क्रीट वॉल, रनिंग वाटर एक्सेट्रा। तो जब एक शांत वाटर होता है, स्टिल वाटर होता है, तो आपको अपनी शक्ल बिल्कुल साफ दिखती है। जबकि एक अगर रनिंग वाटर है, वो हिल रहा है थोड़ा बहुत, तो वहां पर हमें अपनी जो इमेज होती है वो क्लियर नहीं दिखती है। जबकि एक स्टिल वाटर में हम अपनी इमेज को क्लियर देख सकते हैं। शायद स्टिल वाटर में आपने भी एक इमेज को क्लियर देखा होगा। जयपुर के अंदर जल महल, जल महल देखिएगा, वहां पर स्टिल वाटर रहता है, इसलिए वो स्टिल वाटर की सरफेस पे बहुत ही खूबसूरत लगता है। ठीक है,
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज ऑब्टेन इन द प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर के अंदर जो आपकी इमेज बनेगी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? बहुत ही सिंपल है। द इमेज फॉर्म्ड इन द प्लेन मिरर इज इरेक्ट। इरेक्ट का मीनिंग होता है सीधा। तो जब भी आप अपने प्लेन मिरर के सामने जाते हैं, जो आपके घर पे शीशा है, तो जब भी आप उसके सामने खड़े होते हैं तो आपकी इमेज कैसी बनती है? सीधी बनती है। एंड ऑफ द सेम साइज। अब ऐसा नहीं है कि आपका हाइट वहां पर जाके कम हो जाती है, बढ़ जाती है इमेज में। जिस हाइट के आप हैं उसी हाइट की आपकी इमेज बनती है। आप जो है इसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, अगर आप खड़े हैं तो आप भी ऑब्जेक्ट हो गए। कोई आपने यहाँ पर और रख दिया ऑब्जेक्ट, मान लीजिए आपने यहाँ पर कैंडल रख दी, तो दिस कैंडल इज ऑल्सो कॉल्ड द ऑब्जेक्ट। अगर आपने यहाँ पर पेन रख दिया तो दिस पेन इज ऑल्सो कॉल्ड द ऑब्जेक्ट। कुछ भी आप रख देंगे, अगर आप यहाँ पर बांसुरी रख देंगे, दिस बांसुरी इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट। और ये आपकी जो मिरर में बन रही है, ये इसी ऑब्जेक्ट की क्या हो जाएगी? इमेज। इसको हम क्या बोलेंगे? इमेज। तो समझ में आ गया आपको कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज ऑब्टेन इन द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के अंदर आपकी इमेज कैसी बन रही थी? इरेक्ट मतलब सीधी बन रही थी और सेम साइज की बन रही थी। सेकंड रूल इसका क्या है? सेकंड रूल है द इमेज इज द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। आप मिरर से जितना डिस्टेंस पर खड़े होंगे, मिरर के अंदर उतने ही डिस्टेंस पे आपकी इमेज बनेगी। थर्ड और देख लेते हैं। इमेज इन ए मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप देखिएगा कि जब भी आप मिरर के सामने खड़े होते हैं आपकी सीधी इमेज बनती है। ठीक बात है भाई, आपका साइज भी सेम रहता है, ऐसा नहीं आप छोटे बड़े हो जाते हैं। ये दूसरा आपका फर्स्ट लॉ में दूसरा पॉइंट हो गया। सेकेंड आपका क्या था? इमेज इज द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर। जितनी डिस्टेंस पे आप खड़े उतने ही डिस्टेंस पे मिरर के अंदर आपकी इमेज बन जाएगी। अगर आप 5 मीटर डिस्टेंस पे खड़े हैं तो मिरर के पीछे आपकी 5 मीटर डिस्टेंस पे इमेज बनेगी। इमेज इन ए मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है कि जब आप राइट हैंड अपना उठाओगे तो मिरर में जो इमेज दिख रही है वो लेफ्ट हैंड उठाएगी। अभी जाके देखिए, मिरर के सामने खड़े हो जाइए और आप अपना राइट हैंड उठाएंगे, लेकिन जो मिरर में इमेज बन रही है आपकी, वो बंदा क्या उठाएगा? अपना लेफ्ट हैंड उठाता है। तो इसको हम बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। समझ लेते हैं। ए रोबोट इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस 8 मीटर अवे फ्रॉम ए प्लेन मिरर। ये प्लेन मिरर को मैंने शो कर रखा है और इस प्लेन मिरर से ठीक 8 मीटर के डिस्टेंस पर एक रोबोट है। अब ये रोबोट क्या कर रहा है? ये शीशे के सामने खड़ा है। किसके सामने खड़ा है? मिरर के सामने। कितने डिस्टेंस पर है? 8 मीटर डिस्टेंस पे है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम हिम विल हिज इमेज बी फॉर्म्ड? अब ये अगर शीशे से मिरर से 8 मीटर के डिस्टेंस पर खड़ा हुआ है तो इसकी इमेज कहां पर बनेगी? इसकी इमेज मिरर के पीछे 8 मीटर डिस्टेंस पर ही बनेगी। क्लियर हो गया? तो इसकी इमेज कितनी डिस्टेंस पे बनेगी? 8 मीटर डिस्टेंस पे बनेगी। इमेज इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 16 मीटर फ्रॉम हिम। अगर आप ऑब्जेक्ट्स, अब ये कौन हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अगर आप इसकी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से लेते हैं और ये आपका क्या हो गया? इमेज हो गया, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 16 मीटर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए, नाउ ही मूव्स ए डिस्टेंस 2 मीटर टुवर्ड्स द मिरर। अभी 8 मीटर के डिस्टेंस पे था, जैसे ही वो 2 मीटर आगे बढ़ा, अब डिस्टेंस रह गई आपकी 6 मीटर की। तो जो इमेज बन रही है वो भी मिरर के पीछे कितनी दूर पे बनेगी? 6 मीटर पे बनेगी। अब ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस कितना हो गया? ये आपकी ऑब्जेक्ट है जो आप खड़े हुए हो और ये आपकी इमेज है। अब ऑब्जेक्ट का और इमेज का डिस्टेंस कितना हो गया? ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस हो गया आपका 12 मीटर। तो चलिए समझते हैं स्फेरिकल मिरर्स। यहां पर स्फेरिकल मिरर्स हम इसको क्यों कह रहे हैं? अभी तक हमने पढ़ा था प्लेन मिरर। नाउ दीज आर द स्फेरिकल मिरर्स, क्योंकि ये स्फीयर से बने हैं। चलिए, स्फेरिकल मिरर्स दो तरीके के होते हैं। पहला स्फेरिकल मिरर आपका हो गया कॉन्वेक्स मिरर और दूसरा स्फेरिकल मिरर हो गया आपका कॉनकेव मिरर।
तो चलिए कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये स्फीयर से बने हैं तो पहले एक स्फीयर ले लेते हैं। स्फीयर का राइट साइड वाला पार्ट को हम कट करेंगे और राइट साइड वाले पार्ट को कट करने के बाद यहाँ पर जो इसकी आउटर सरफेस है, ये आउटर सरफेस पे हम क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे। और जैसे ही हम इस आउटर सरफेस पे पॉलिश करेंगे तो इसकी अपोजिट सरफेस क्या बन जाएगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगी। और जब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगी तो ये बन जाएगा आपका कॉनकेव मिरर। क्लियर हो गई बात। इसी तरीके से जब हम इस स्फीयर से लेफ्ट वाली सरफेस को कट करके निकालेंगे और उसके अंदर वाली साइड, मतलब इस वाली साइड को हम पॉलिश कर देंगे तो इसके बैक वाली साइड क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगी। और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनने के बाद ये हमारा बन जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। तो इस तरीके से हमने डिफाइन किया अपने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को। तो आइए इसे अगर आपको ड्रॉ करना होगा एक प्लेन सरफेस पे, फॉर एग्जांपल पेपर पे, कैसे ड्रॉ करेंगे या कैसे डिनोट करेंगे। ये आपका एक सर्किल हो गया और सर्किल का लेफ्ट पार्ट आप निकाल लेंगे। इसी तरीके से सर्किल का राइट पार्ट भी आप ले लेंगे और राइट पार्ट लेने के बाद जो आपका लेफ्ट पार्ट है उसकी इस वाली सरफेस पे आप क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे। और इसमें राइट वाले पार्ट पे आप बाहर की तरफ पॉलिश कर देंगे जैसा कि अभी स्फीयर में किया था। तो ये आपके दोनों मिरर बन जाएंगे। जो पहला वाला मिरर है डेट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर, और ये जो पॉलिश के अपोजिट वाली सरफेस होगी ये कहलाएगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो इसके पॉलिश वाली सरफेस है उसे बोलेंगे हम ऑपेक सरफेस। सिमिलरली जो ये कॉनकेव मिरर है, ये वाला आपका कॉनकेव मिरर बना था, इसकी जो पॉलिश वाली सरफेस है उसे ऑपेक बोलेंगे और जो मिरर वाली सरफेस है उसे हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलेंगे। आई थिंक आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, ये कैसे वर्क करेंगे। अभी हमने देखा था प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में आपकी इंसिडेंट रे आ रही थी और वो रिफ्लेक्ट हो जा रही थी और नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बन रहा था, जो एंगल था आई और जो एंगल था आर। ठीक, वो दोनों एंगल्स इक्वल थे। यहां पर भी आपकी इंसिडेंट रेज आ रही हैं तो ये इंसिडेंट रे इस मिरर पे पड़ के रिफ्लेक्ट होंगी। तो इनका रिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से होगा। जो सेंटर पे मिरर पे पड़ रही है वो ऐसे ही वापस लौट जाएगी जिधर से आ रही थी, और जो साइडों पे इंसिडेंट रे आ रही है वो जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो क्या हो जा रही है, डाइवर्ज हो जा रही है। तो जैसे ही वो डाइवर्ज हो रही है तो इसीलिए इस कॉन्वेक्स मिरर को हम बोलेंगे डाइवर्जिंग मिरर। और कॉनकेव मिरर पे जब ये इंसिडेंट रे पड़ती हैं तो ध्यान दीजिए इसका जो सेंटर वाला पार्ट है वो वहां से ही रिटर्न हो जाएगी आपकी रे, और बाकी रे क्या हो जाएंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी, जो किसी एक पॉइंट पर, यहाँ पर एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है। इसलिए इस मिरर को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि डाइवर्जिंग मिरर हम कॉन्वेक्स मिरर को बोलते हैं और कन्वर्जिंग मिरर हम कॉनकेव मिरर को बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो ये कॉन्वेक्स मिरर है ये रेस को डाइवर्स करता है और कॉनकेव मिरर रेस को कन्वर्स करता है। अभी मैंने आपको ये समझाया था। क्लियर हो गई बात। चलिए नाउ कम ऑन टू द कॉमन टर्म्स। कुछ यहाँ पर कॉमन टर्म्स समझ लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इस चैप्टर के लिए। चलिए, दिस इज द ट्रांसपेरेंट स्फीयर। यहाँ पर हम ट्रांसपेरेंट स्फीयर ले रहे हैं और ट्रांसपेरेंट स्फीयर में से हम दो मिरर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ये आपका सर्कुलर पार्ट हो गया इसका, और सर्कुलर पार्ट से हमने दो मिरर बना लिए। जो पहला मिरर है वो आपका कॉन्वेक्स मिरर है और जो दूसरा मिरर है वो आपका कॉनकेव मिरर है। दिस इज द फर्स्ट मिरर एंड दिस इज द सेकंड मिरर। अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पर आपका अंदर की तरफ पॉलिश है तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर हो गया, यहाँ पर आपकी बाहर की तरफ पॉलिश है तो ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया। अब ये स्फीयर का कोई ना कोई एक सेंटर पार्ट तो होगा, जिसके ये दोनों पार्ट हैं जो आपके मिरर हैं, ये पूरे स्फीयर के ही पार्ट आ रहे हैं। इसका कोई ना कोई सेंटर पार्ट तो होगा। इस सेंटर पार्ट को हम ब्लैक डॉट से दिखा रहे हैं और इसको बोलेंगे हम सी। और पहली डेफिनेशन हम लेके आ जा रहे हैं यहाँ पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए मिरर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट। कितना इजी हो गया।
ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है आपका, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर एक सेंटर होता है उस स्फीयर का। ये जो स्फीयर का सेंटर होता है जिससे ये एक मिरर निकाला गया है। आई थिंक आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। दिस इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर। जो मैंने आपको ट्रांसपेरेंट बॉल या ट्रांसपेरेंट मैंने स्फीयर दिखाया था, ये उसका सेंटर है जिससे ये आपके मिरर निकाले गए। तो क्लियर हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर? क्लियर। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है आपकी? पोल है। द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस। अभी जो आपने यहाँ पर ये मिरर लिया है, ये कॉन्केव मिरर है। तो ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस, इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है ये कहाँ होगा? यहाँ सेंटर पे होगा, जिसको हमने काले डॉट से दिखाया है। ये क्या कहलाएगा? पोल ऑफ द मिरर। और जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? P से डिनोट करते हैं। तो ये भी बहुत इजी है। चलिए आगे चलते हैं। आगे कौन सी डेफिनेशन यूज करनी है? आगे है प्रिंसिपल एक्सिस। अब आपको ऑलरेडी सेंटर ऑफ कर्वेचर ये C मिल चुका है, आपको ऑलरेडी यहाँ पर पोल मिल चुका है। एंड व्हेन वी ड्रॉ ए लाइन which meets the C and P, this is called principal axis. तो जब हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे, it is a straight line joining the pole of the mirror to its center of curvature. तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। ध्यान रखिएगा, इसको हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी आती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो स्फीयर से ही बना है ना ये सब कुछ। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन क्या है? द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए मिरर। किसी भी मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये आपका कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? ये मिरर बना किससे है? स्फीयर से बना है। तो द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ ए मिरर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। वो जिस स्फीयर से बना है उसकी स्फीयर की रेडियस होगी, ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट, जिसका ये मिरर एक पार्ट है। आई थिंक आपको सारी डेफिनेशन, यहाँ पर चारों डेफिनेशन क्लियर हो गई होंगी। चलिए एक नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल फोकस? अब प्रिंसिपल फोकस सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉनकेव मिरर में। कॉनकेव मिरर में आ जाइए, प्रिंसिपल फोकस डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर रेड पॉइंट से ले लिया है, और आप पोल को भी डिफाइन कर देंगे क्योंकि इसको हम डिफाइन कर चुके हैं ऑलरेडी। और एक चीज और डिफाइन की थी जिसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिला रही है लाइन, इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ जब भी रेज आपकी इस पे जाती हैं कॉनकेव मिरर पे, तो आपको पता है क्या होता है? ये सारी की सारी रेज क्या होती हैं? कन्वर्ज होती हैं। और ये कन्वर्ज होती हैं किसी एक पॉइंट पर, और जिस पॉइंट पे ये कन्वर्ज होती हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं F, एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल फोकस। ए कॉनकेव मिरर, द रिफ्लेक्टेड रेज meet at a point F on the principal axis. This point is called the focus of the concave mirror. तो बहुत ही सिंपल है, जहां पर भी आपकी ये कन्वर्ज हो रही है कॉनकेव मिरर में, that is called the principal। चलिए बात कर लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर एक हम ले लेते हैं जिसकी राइट हैंड साइड कैसी है? पॉलिश सरफेस है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड कैसी है? वो आपकी रिफ्लेक्शन सरफेस है। तो यहां पर हम पहले तो ड्रॉ करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसे मिलेगा आपको? जब इसको आप सर्कुलर पार्ट को पूरा करोगे तो वी विल गेट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑन द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद हम इसका डिफाइन करेंगे पोल। तो आपको पता है पोल कहां पर होगा? सेंटर पे होगा। इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे तो हमें मिल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस के बाद यहाँ पर इंसिडेंट रेज ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर कुछ रेज आ रही हैं, और ये रेज क्या होंगी? क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है तो रेज क्या होंगी? डाइवर्ज हो जाएंगी। ये रेज आपकी क्या हो गई? डाइवर्ज हो गई। तो ये जब डाइवर्ज हो जाएंगी तो ये क्या कहीं पर मिलेंगी आगे? नहीं भाई, जब ये डाइवर्ज हो गई हैं तो ये जब आगे आप बढ़ाओगे रेज तो कहीं भी आपको ये रेज मिलती हुई नहीं नजर आएंगी। लेकिन जरा ध्यान से सोचिए, अगर ये डाइवर्ज रेज कहीं पीछे से आपको पॉइंट पे मिल जाए, इसे पीछे की तरफ ड्रॉ करते हैं तो ये किसी एक पॉइंट पे मिलती हुई प्रतीत होंगी। चेक कर लेते हैं। इन डाइवर्ज रेज को ड्रॉ करते हैं डॉटेड लाइन से पीछे की तरफ।
तो हमने डॉटेड लाइन से पीछे की तरफ इन डाइवर्स रेज को ड्रॉ करा, तो ये किसी एक पॉइंट पे मिलती हुई लग रही है, और यही पॉइंट क्या कहलाएगा, इसका फोकस कहलाएगा। तो आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ए कॉन्वेक्स मिरर, द रिफ्लेक्टेड रे डू नॉट मीट एट एनी पॉइंट। तो कॉन्वेक्स मिरर में ये रिफ्लेक्टेड रे कहीं मिल तो रही नहीं है, आगे जाके कहीं नहीं मिल रही है, बट द अपीयर टू कम फ्रॉम ए पॉइंट एफ ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है भाई ये कि एफ से आ रही हैं, सारी की सारी अपीयर लग रही हैं कि एफ पॉइंट से आ रही हैं बिहाइंड द मिरर, और ये है कहाँ, पीछे वाला पार्ट है, मिरर के पीछे वाला। जैसे आपको प्लेन मिरर में आपकी इमेज बन रही थी तो वो पीछे बन रही थी, इसी तरीके से ये भी जो फोकस बन रहा है ये उसके पीछे वाला पार्ट है। द पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, और इस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। आई थिंक आपको दोनों फोकस क्लियर हो गए, जो हमने कॉनकेव मिरर में फोकस बनाया और जो हमने कॉन्वेक्स मिरर में फोकस बनाया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब जो कॉनकेव मिरर में आपका फोकस बन रहा था वो ऐसा तो लग नहीं रहा था कि कहीं से अपीयर हो रहा है, वो तो एग्जैक्ट फोकस बन रहा था। तो जब आपका एग्जैक्ट फोकस पॉइंट पे वो वहां पर आके रेज मिल रही थी, हमने डॉटेड लाइन नहीं बनाई है, तो उसको हम बोलेंगे रियल फोकस। उसको हम क्या बोलेंगे, रियल फोकस। तो कॉनकेव मिरर में जो फोकस होता है वो रियल होता है, जबकि आप जब कॉन्वेक्स मिरर में जो है रेज ड्रॉ कर रहे थे वो डाइवर्स हो रही थी, वो आगे कहीं नहीं मिलती जाके, लेकिन आपने एज्यूम किया, वहां पर आपने डॉटेड लाइन बनाई कि भाई ये यहां से आती हुई लग रही है हमें। तो जब आप एज्यूम करते हैं और डॉटेड लाइन बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं वर्चुअल फोकस। क्या बोलते हैं उसको, वर्चुअल फोकस। और एक चीज और समझ लीजिए, एक चीज और मैं आपको समझा रहा हूं, जो आपका ये प्लेन मिरर होता है, और प्लेन मिरर में जो आपकी पीछे इमेज बनती है वो कैसी होती है, वो आपकी वर्चुअल होती है। कैसी होती है, वर्चुअल इमेज होती है। क्लियर हो गई बात, क्योंकि वो मिरर के पीछे बन रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये आप सबको समझ में आ गया होगा जितना भी मैंने अभी समझाया है आपको। ठीक है, फोकल लेंथ क्या होती है? तो फोकल लेंथ तो बहुत ही इजी है। फोकल लेंथ क्या होती है, जो हमारा ये पोल होता है, इस पोल से जब आप डिस्टेंस देखेंगे फोकस तक की, तो डेट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। और यहां पर भी जब आपका ये पोल है और इससे डिस्टेंस देखेंगे फोकस तक का, तो ये क्या होगी, फोकल लेंथ। तो आइए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए, ये वाली डिस्टेंस यहां पर हो गई आपकी फोकल लेंथ, किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। क्लियर है बात। और यहां पर आपकी ब्लू कलर से हमने शो किया है, ये वाली हो गई आपकी फोकल लेंथ। पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक, अब ये क्या है, आपका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपकी फोकल लेंथ हो गई। तो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये भी आपका उतने ही डिस्टेंस पे होगा फोकस से जितना डिस्टेंस पे पोल है, ध्यान रखिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर भी ये उतने ही डिस्टेंस पे होगा जितने डिस्टेंस पे आपका पोल है। तो ये दोनों मिला के क्या बना देंगे, रेडियस इसकी। क्लियर हो गई, दिस इज कॉल्ड आर। तो इससे हम बता सकते हैं कि F इज इक्वल टू R बाई 2। जो फोकस है आपका, जिससे आपको मिल रही है फोकल लेंथ, वो फोकल लेंथ जो है आपकी रेडियस से हाफ होता है। क्लियर, जो फोकस है वो रेडियस से हाफ होता है। इसलिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये पूरा आपका R आ रहा है तो आप R इज इक्वल टू 2F भी यहाँ पर लिख सकते हैं, या यहीं से मिल जाएगा आपको F इज इक्वल टू R बाई 2। आई थिंक सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे, ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे आपके। तो चलिए आते हैं अब न्यूमेरिकल पार्ट पे। छोटे छोटे दो न्यूमेरिकल करते हैं। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32। तो यहां पर हमें क्या करना है, हमें फोकल लेंथ निकालनी है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका दे रखा है 32 सेंटीमीटर। तो गिवन क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर इज 32। तो यहां पर ये हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, बहुत ही आसान होगा फोकल लेंथ निकालना। आपको पता है कि फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है F इज इक्वल टू R बाई 2 एंड
सॉल्यूशन इसका कैसे निकालेंगे, f इज इक्वल टू r बाई 2 और r आपको यहाँ पर पता है r इज इक्वल टू 32 बाई 2, देन वी विल गेट f इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर इज द आंसर। और f इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर का मीनिंग क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर इज 16 सेंटीमीटर। चलिए सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल है हमारा, द फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। यहां आपको फोकल लेंथ दे रखी है, व्हाट इज इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, और आपको निकालना क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर मींस r निकालना है। तो गिवन क्या है आपको, फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर गिवन है, मींस f इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। आपको फाइंड क्या करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर r निकालना है। वी नो डेट, तो f इज इक्वल टू r बाई 2। इसी फॉर्मूले को जब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा आपको मिलेगा r इज इक्वल टू 2f। जब r इज इक्वल टू 2f आएगा देन वी विल पुट द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ। तो r इज इक्वल टू 2 इंटू फोकल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, देन वी विल गेट r इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज 40 सेंटीमीटर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।